श्री जी स्कूल के प्यारे बच्चों, मैं सुनील श्रीमाली हिंदी कक्षा 8 की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 कविता ध्वनि पढ़ी, उसका गृह कार्य आपने कर लिया होगा। अब हम पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं श्री कामतानाथ जी। इनकी गद्य रचनाओं में मानवीय संवेदना एवं पात्रों की सहजता देखने को मिलती है और समय की सजगता अच्छी तरह से उभारा गया है। कामतानाथ जी जो गद्य रचनाएं इन्होंने अन्य जो रचनाएं की, उसमें उन्होंने व्यंग्यकार भी हैं और समय और परिस्थितियों के अनुसार इन्होंने समय को परिवर्तन होते हुए उन पर बीतने वाले समय की मार को भी इन्होंने अच्छे ढंग से बताया है। और इनकी कहानी के पात्र जिंदगी के हर घटनाक्रम को सहज रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे इस पाठ में बदलू ने ग्रहण किया है, उससे उन्होंने स्ट्रगल किया है, उन्होंने उसको संघर्ष किया। जैसे कि इस कहानी का नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसके शीर्षक से ही पता चल जाता है कि यह चूड़ियों के विषय पर इस पाठ की रचना की गई है। जैसा कि आप जानते हो, लाख और चूड़ियाँ, चूड़ियों तो आप देखते ही हो। चूड़ियाँ आपके घर परिवार में, हमारे घर परिवार में हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बुआ हैं, चाचियाँ हैं, ताइयाँ हैं, ये सब हाथों में चूड़ियाँ तो पहनती हैं। लेकिन अभी जो हम चूड़ियाँ देखते हैं वो कांच की चूड़ियाँ होती है। अक्सर बूढ़ी हमारी जो दादी हैं, हमारी नानी हैं, हमारी कोई बूढ़ी घर की महिलाएं अधिकतर वो अब भी लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं। लाख का एक अर्थ होता है लाख, लैक्स यानी 1000, 10,000, लाख। एक काउंटिंग में जो लाख आता है उसका मतलब होता है लाख एक। तो दूसरा मतलब होता है लाख यानी एक ऐसा पदार्थ, जैसे रबड़ होता है, जैसे लकड़ी होती है, जैसे डामर होता है, जैसी तरह से लाख भी एक पदार्थ होता है। और ये पदार्थ इसी तरह से जैसे रेशम का कीड़ा होता है, और रेशम का कीड़ा जैसे उसका एक लार्वा छोड़ता है, और लार्वा छोड़ने के बाद में उससे जो पदार्थ निकलता है उससे रेशम बनती है। उसी तरह से लाख भी एक, इसकी खेती होती है बिहार की तरफ अधिकतर, और बिहार या उसके आसपास के और दूसरे राज्यों में भी होती है। तो एक कीड़ा होता है, उसको अपना लार्वा छोड़ता है और उससे द्रव्य पदार्थ जो निकलता है वो एक हार्ड हो जाता, कठोर हो जाता है, सख्त हो जाता है। फिर उसको पिघलाते हैं, गर्म करते हैं और उसके बाद उसकी चूड़ियाँ बनाते हैं। तो ये लाख की चूड़ियाँ इस तरह से इस पाठ में इसके बारे में बताया गया है। और ये चूड़ियाँ अक्सर हमारी भारतीय संस्कृति में आप जानते हैं सुहाग की प्रतीक होती है, खुशहाली का प्रतीक होती है। नई नवेली दुल्हन ने नई नई चूड़ियाँ पहनती है, लाख की चूड़ियाँ का उनको जोड़ा दिया जाता है शादी में। और नई नई रंग बिरंगी हरी है, लाल है, पीली है, ये सुहागिन स्त्रियाँ चूड़ियाँ पहनती है। और त्योहारों पर अक्सर चूड़ियाँ स्त्रियाँ बदलती है और ये सौंदर्य का प्रतीक भी होती है। तो भारतीय संस्कृति में चूड़ियों का विशेष महत्व स्त्रियों के लिए एक सौंदर्य का प्रसाधन भी है। तो ये चूड़ियाँ हमारे भारत में अलग अलग जगह पर लाख की चूड़ियाँ लोग घर में बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट की तरह, एक हस्तकला की तरह बनाते हैं। तो ये इस कहानी में इसका सारा आपने, पूरी कहानी तो आपने पढ़ी होगी, जैसा कि मैंने पिछले पाठ में कहा था कि इस कहानी को आप घर में पढ़ लेना। पढ़ ली हो तो आपको समझ में आ ही जाएगा जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा, वरना इसका सार रूप में बता देता हूँ कि गांव में बदलू नामक एक हस्तकला का कारीगर होता है और वो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। और वहीं पर ये बचपन में कामतानाथ जी अपने गांव ननिहाल जाते हैं। ननिहाल नाना का गांव वहाँ होता है जहाँ ननिहाल कहते हैं, वहाँ जाता है और वहाँ पर बदलू जो ये लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं उसकी कारीगरी देखते हैं, बैठते हैं उनके पास में। और वो बदलू जो है, बदलू का उनको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी लाख की गोटियाँ बनाकर उनको देता है कामतानाथ जी को, जो बचपन में छोटे होते हैं। और वो वहाँ से लेकर वापस अपने शहर आते हैं और उनकी जीवन की कामतानाथ जी लेखक अपनी कला से बदलू के जीवन के उतार चढ़ाव, आने वाले संघर्ष, उनके बारे में बताता है। किस तरह से
लाख की चूड़ियों का व्यापार धीरे धीरे कम हो गया है, कांच की चूड़ियों का प्रोडक्शन होने लगा है, मशीनी युग आ गया। तो इसमें उद्योगवाद, आधुनिकीकरण और हाथकरघा और हस्तकला या जो लोग बनाने वाले घरेलू जो छोटे छोटे काम करते हैं गाँव में, उनके प्रति कैसी संघर्षमय स्थिति हो गई आधुनिक मशीनों के कारण, उसका इस पाठ में बताया गया है। तो ये हम आगे अच्छे ढंग से इसको समझेंगे। इससे पहले आप करीब जो इसके शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों को भी आपको करना होगा। तो उसके लिए शब्दार्थों को आप पहले समझ लें और उनको देख लें। इसके लिए आप लेसन स्टार्ट करने से पहले इन शब्दार्थों को हल कर लें। तो इसमें है पहला शब्द चाव। चाव आप जानते हो, चाव का मतलब होता है रुचि। जैसे हम कोई चाट पकौड़ा खाते हैं या कोई अच्छी चीज़, हमारे जो इंटरेस्ट में रुचिकर की जो चीज़ होती है तो वो बड़े चाव से खाया मैंने, ये कहा बड़े चाव से किया। चाव यानी रुचि से, बड़े विद इंटरेस्ट। तो चाव, रुचि, तीव्र इच्छा, इस तरह से। सलाख, सलाई होती है, एक डंडे-नुमा छड़ होती है, रोड होती है, उसको सलाख कहते हैं। मुंगेरी, गोल मुठियादार लकड़ी ठोकने पीटने के लिए काम आती है, उसको मुंगेरी कहते हैं। शंकुआकार जिसको कहते हैं, जैसे पिरामिड टाइप बनी हुई थी, वो नीचे ऊपर से तो गोल गोल छोटी होती है और वो नीचे से बड़ी होती जाती है, इस तरह से ये मुंगेरी कहलाती है। पैतृक, पूर्वजों का पिता से प्राप्त हुई पुश्तैनी जो जमीन होती है, धन दौलत होता है, उसको पैतृक कहते हैं। पैतृक ये संपत्ति है, पुश्तैनी है, ये जैसे मेरा पुश्तैनी मकान है, इस तरह से पैतृक। खपत, माल की बिक्री, खपत यानी जैसे माल खर्च होता है, बिकता है। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय जैसे कि आप जानते हो पहले समय में धन का आदान प्रदान कम होता था, कोई चीज़ किसी को देता था, जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था तो किसान के पास बेचने जाता, किसान उसको मक्का दे देता, गेहूँ देता, फसल की चीज़ें दे देता। इस तरह से व्यापारी के पास कोई फसल लेके जाता, गेहूँ वगैरह, तो वो उसके बदले में कपड़े लेके आ जाता। तो एक चीज़ में उसको एक्सचेंज होता था, विथ मनी नहीं होके उसको विथ मेटेरियल, कुछ मेटेरियल से उसको एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे की चीज़ों को आदान प्रदान लेते थे, वस्तुओं के द्वारा आदान प्रदान होता, उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। कसर, कसर यानी घाटा पूरा करना, कमी पूरा करना। नाजुक, कोमल, पगड़ी, सिर पर जो बांधा जाता है, साफा है, पगड़ी है, पाग है, ये लंबा जो होता है, आप जानते हो, आप राजस्थानी पगड़ी साफे बांधते ही हम सब, अधिकतर अभी अभी शादियों में बांधते, वरना पहले तो प्राचीन में सब लोग पगड़ियाँ पहनते ही थे। अलग अलग लोगों की अलग अलग पगड़ियाँ होती थी। मरहम पट्टी, जब कोई गिर जाता है, जख्म हो जाता है तो उसकी इलाज करने के लिए जो पट्टी बांधी जाती है, फर्स्ट एड होता है, वो मरहम पट्टी। मचिया, मचिया जहाँ पर छोटा सा बैठने का एक सूतली और जिसे धागे से लपेट कर उसको बैठने के लिए बनाया जाता है, मचिया होती है। जैसे पलंग होता है, जैसे खाट होता है, और खाट, और उसको मेवाड़ी में या कह दो, हिंदी में कह दो माचा होता है, उसकी छोटा रूप होता है, उसका मचिया कहते हैं, छोटा सा। मुखातिब होना है, सामना करना, देखकर बात करना, आमने सामने होना, ऑन योर फ्रंट। डलिया, बांस का बना हुआ एक छोटा सा पात्र जिसमें फूल वगैरह मालिन्य वगैरह लेते हैं या कुछ भी चीज़ रखते हैं, बांस की बनी हुई डलिया होती है, टोकरी। फबना यानी सजना, सवना, शोभा लगना, अच्छा लगना, ये इसके शब्दार्थ है। ये पहले इन शब्दार्थों को आप अच्छे ढंग से लिख दें। फिर अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं तो इसमें से और भी मुझे पूछ सकते हैं, इसके बारे में मैं और क्लास में बताऊंगा, लेकिन आपको इनको शब्दार्थ को लिखना और समझना है। इस नेक्स्ट हम लेसन को स्टार्ट करेंगे। लेसन को स्टार्ट करेंगे तो इसका जो पाठ है, लाख की चूड़ियाँ। तो हम पाठ लाख की चूड़ियाँ, इस पहले गद्य खंड को पढ़ेंगे और इसका विस्तार से हम जो भी शब्द आते हैं उसको कहानी के रूप में और शब्दार्थ और इसके शब्द की वर्णन करते हुए इसको समझते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, और मुझे अपने मामा का गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, इन रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले।
अब इसको थोड़ा सा समझ लें। सारे गांव में जो कामता नाथ जी थे, जो बचपन का उन्होंने बताया कि जब मैं बच्चा था तो मैं ननिहाल जाता था। ननिहाल जहाँ मामा का घर होता है, नाना का घर होता है, मामा जहाँ रहते हैं हम वो कहते हैं ननिहाल। तो मुझे सबसे अच्छा आदमी उस गांव में ननिहाल में बदलू लगता था। और बदलू क्या करता था? लाख की चूड़ियाँ बनाता, लाख का चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। तो मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव इन्हें रुचि होता था कि मैं जाऊं, कब जाऊं। हमें भी अपनी गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं या कभी छुट्टियां पड़ती था, हमें अपनी अच्छी जगह जाने पर इंटरेस्ट होता है कि मैं कब जाऊं। तो इस बदलू को भी अपने ननिहाल जाने का चाव रहता था कि जब कब मेरी छुट्टियां पड़े या कब मैं फ्री हूँ तो अपने मामा के घर जाऊँ। तो गाँव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता है ना, वापस आता, कम बैक था, तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती। गोलियाँ जो लाख की छोटी छोटी सी, वो उन चूड़ियों में से काटने से पहले उसको छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर पिघलाकर बनाकर देता, जो बच्चों को अच्छी लगती। और वो रंग बिरंगी चूड़ियाँ होती थी, उनको काट काट के बना दे देता था। तो रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले ने मन को आकर्षित करते थे, अपने को अच्छी लगने वाली है। जैसे हमने किसी की चीज़ को देखा, इसने मेरा मन मोह लिया, इन्हें बहुत आकर्षित करने वाली, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। इस तरह से इस गद्यांश का अर्थ होगा। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जैसे तो मेरे गांव के थे वो बदलू, तो बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। क्यों कहा करता था बदलू काका? इसमें आगे बताता है। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे बदलू, क्योंकि गांव के बच्चे बदलू बदलू काका बोलते थे, तो वो भी बदलू मामा बोलना चाहिए, क्योंकि मामा के गांव के सभी लोग मामा ही होते हैं। अपनी माँ के बहन भाई होते हैं, तो उनको मामा पुकारा जाता है, तुम जानते हो। तो ये बदलू मामा न बोलकर बदलू काका बोलता था। इसका कारण ये था कि गांव के दूसरे बच्चे भी बदलू काका कहते, तो इस तरह से बोलते नाम से, वह भी उनको बदलू मामा न कहकर बदलू काका कह देता था। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि गांव के बदलू को लेखक या कामता नाथ जी उनको बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहते थे? इसका कारण ये है। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। ऊंचे है ना, ऊंचाई पर, कुछ मंगरी है, पहाड़ है, चोटी है, थोड़ा सा ढलान से ऊपर का एरिया था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। बड़ा सा सहन, चौक होता है, बरामदा होता है, उसको सहन बोलते हैं। सहन है ना, बरामदा, चौक। जैसे गाँव में जाते हैं हम अभी भी, तो बड़े बड़े मकान के अंदर पूरी बैलगाड़ी चली जाती है और बंद अंदर से बड़ा चौक होता है, वहाँ पेड़ होता है नीम का, और वहाँ पे बैठते हैं, रात को खाना खाते हैं, बच्चे धमाल करते हैं। तो अभी भी देखने को मिलते हैं गाँव में, और शहरों में तो ऐसी जगह होती नहीं। जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगाता होता, नीम का पुराना वृक्ष था, वृक्ष पेड़ तरु बेटा उसके पर्यावरण होते, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बदलू क्या काम करते थे? लाख की चूड़ियाँ बनाना। तो उस पेड़ की छाँव के नीचे ये देख रहे हो आप, ये पूरे बदलू हैं, और ये पेड़ है, नीम का पेड़ है, और यहाँ पर ये बैठकर लाख की चूड़ियों का काम, इनकी जो कारीगरी का काम होते हैं वो कर रहे हैं। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। इनके बगल में, इनके पास में ही, बगल है ना, आस पास में एकदम से सामने भट्टी दहकती रहती थी, भट्टी जलती रहती थी। क्योंकि भट्टी का काम लाख होती थी, एक कठोर हो जाती है वो सर्दी में, और जैसे उसको गर्म करते तो पिघलने लगती है। तो भट्टी को जलाए रखना था आग को, और आग के ऊपर उस लाख को चढ़ा के रखना पड़ता है। तो इस तरह से इसको लाख बनाने का एक मैं वीडियो भी छोटा सा डाल दूंगा, उसमें आप देखोगे कि लाख की चूड़ियाँ कैसे बनती हैं। तो दहकती रहती थी, जिससे लाख पिघलाया करता था, पिघल जाती थी, उसके नरम हो जाती थी, जैसे डामर गर्मी में पिघल जाता है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, सामने उसके एक लकड़ी की चौकोर जो थी, उस पर उसको गरम गरम करके रखता था, और उस पर वापस आगे का काम करता था। इस तरह से हम नेक्स्ट और इसका एक पेज और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद में स्टॉप कर देंगे। तो इसमें मुलायम होने पर वो उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी आकार दे देता। उसकी क्या करता था? सलाख
ये मुलायम करने के बाद मुलायम कर देता था, तो उसको कैसे, लाख को गर्म करने के बाद उससे सलाख जो लोहे की छड़ थी उस पर पतला कर देता, लंबा लंबा घुमा करके एकदम रोल बना देता था और चूड़ी का आकार दे देता था, चूड़ी नुमा बना देता था गोल शेप देकर। पास के पास 6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगरियाँ रखी जाती थी और अलग अलग मुंगरियाँ जो होती है उसको शेप देने के लिए छड़े नुमा होती है, शंकुआकार होती है, वो जो मैंने बताया था आपको, वो कि ऊपर से छोटा होता है आकार और नीचे जाते ही बड़ा हो जाता है। उसी तरह से उस पर वो लाख की चूड़ी लपेटी जाती है और धीरे धीरे उसको शेप दिया जाता है। तो इस तरह से इसे विभिन्न आकार की बेलनाकार मुंगेरियाँ रखी होती थी, उस पर उसको लपेट के बनाता था। पतली और पीछे से मोटी होती है। लाख की चूड़ी का आकार देखकर उस पर बनाई जाती है। मुंगेरियाँ चढ़कर गोल और चिकना बनाती हैं। जब एक एक कर पूरी कर हाथ में चूड़ियाँ बना चुके हो तो पश्चात वह उन पर रंग करता है। इस तरह से अलग अलग रंगों की लाख में डाला जाता है और अलग अलग रंगों से उनकी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और अलग अलग शेप में उनको आकार दिया जाता है, अलग अलग शेप में उनको गढ़ा जाता है, बनाया जाता है। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बदलू जो ये कार्य था सदा हमेशा एक मचिए जो छोटा बैठने का जो होता है उस पर बैठकर ये करता था और जो बहुत ही पुरानी थी, बहुत पुरानी थी, उसकी बैठने की वही एक अच्छी सी बनाई हुई थी। बगल में उसका हुक्का रखता था। जैसा कि आप जानते हो गाँव में या फिल्मों में भी, आप टीवी सीरियल में भी देखते हो, तो हुक्का वो जो गुड़ 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 करके पिया जाता है और उसका धुआं निकलता है, जो अधिकतर स्मोकिंग के काम आता है। तो हुक्का रहता है जिस पर बीच बीच में वह पीता रहता था, तो बीच बीच में उसको पीने की थोड़ी आदत होगी तो वो पीता रहता। गाँव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। तो कवि कहता है गांव में दोपहर का समय, जब मैं खाना वाना खाकर कुछ भी नहीं काम होता था, तो दिन का समय, गर्मियों की छुट्टियों के समय मैं दोपहर में बदलू के घर चला जाता और उनको चूड़ियाँ बनाते हुए देखता और यह मेरा टाइम पास अच्छा हो जाता था, समय बीतता था। वह मुझे लला कहकर कहता था। कौन कहता था? बदलू काका लेखक को जब छोटा सा बच्चा था तो लला कहता था, लला इधर आओ, लला क्या कर रहे हो, तो बच्चे को लला कहते हैं। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता था। छोटी सी बैठने की, जो स्टूल के आकार की या छोटी सी जो बैठने का होता है, वैसे मच्छियाँ उस पर बैठने के लिए बुला देता था और उस पर मुझे बिठा देता था। घंटों बैठे बैठे उस पर इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। घंटों, क्योंकि उसका डेली का रूटीन वर्क था, उसका रोज काम था, उसकी आजीविका का साधन था, तो घंटों बैठकर बदलू काका उस मच्छिया पर वो चूड़ियाँ बनाते रहते थे। लगभग रोज वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाते। 4 से 6 जोड़े, एक जोड़े में 2 चूड़ियाँ होती हैं, अधिकतर और भी दो भी पहनते कोई। तो इस तरह से 4 से जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था वो, करीबन 8-10 चूड़ियाँ ऐसी तरह से बना लेता था। इस तरह से 4-4 जोड़े हो तो 12, 15, 18 चूड़ियाँ बना देता। इसी तरह से जोड़े की बना कर बेचता था। कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, क्षण यानी कुछ समय चुपचाप तल्लीन होकर देखता था और बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। जैसे उस पर जो चूड़ियाँ चढ़ाने की और वो सब जो चीज़ें देखता था, तो वो बेलन को नहीं देख कर तो ऐसा लगता था जैसे कोई नववधू, नई दुल्हन हो और उसके हाथ की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार जो चूड़ियों का काम करने वाला होता है उसको मनिहार कहते हैं। जो सौंदर्य प्रसाधन चीज़ें बेचते हैं, बनाते हैं, उसे मनिहारी कहते हैं। मनिहारी। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी वंश परंपरा से, उसके दादा पिताजी भी ऐसे ही काम करते थे, तो वो वंश परंपरा से काम करते हुए आते। जैसे कुमार का बेटा कुमार, वो सुथार का बेटा सुथार, ऐसे पहले जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें पिताजी जो काम करते थे, बेटे भी वही काम करते थे पैतृक रूप से। तो वास्तव में यह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। कौन? बदलू काका अच्छी शानदार चूड़ियाँ बनाते। उनकी चूड़ियों की पूरे गाँव में तारीफ होती थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत यानी उसकी बिक्री बहुत थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। सभी बदलू काका की चूड़ियाँ ही सब सबके हाथों में वही दिखती थी। आसपास के गांव के लोग भी चूड़ियाँ बना लेते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे से न बेचता था। पैसे लेते ही नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का ही तरीका था।
अपनी चूड़ियाँ दे देता और उसके बदले में जो उसको चाहिए थे, जहाँ से जो चीज़ चाहिए, जैसे कुम्हार को चूड़ियाँ बेची तो वहाँ से मटका ले लेते, किसान को चूड़ियाँ बेची तो उससे गेहूँ धान वगैरह ले लेते, और इस तरह से वह अपनी आजीविका की पूर्ति करता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। सीधा का मतलब इनोसेंट, एकदम सरल, अपने काम से काम करना, किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करना। मैंने कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा, उससे किसी से लड़ाई झगड़ा करते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर अवश्य जिद पकड़ लेता था। शादी विवाह तो होती थी किसी की, और उस समय वो लाख की चूड़ियों को जोड़ा देता था, तो वो अवश्य जिद पकड़ लेता था कि नहीं, मुझे तो इतने चाहिए, इतने मैं पैसे लूँगा या इसके बदले में ये लूँगा। जीवन भर चाहे उसने कुछ मुफ्त चूड़ियाँ दी, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। जीवन भर चाहे वो परिवार सब गांव वालों को चूड़ियाँ मुफ्त में पहना देता था, कुछ भी पैसा नहीं लेता था, लेकिन जब उनके घर में किसी बेटी या शादी होती थी तो उस समय वो पूरे उन सभी मुफ्त में पहने हुई चूड़ियों की कसर यानी उसकी कोर कसर निकालना यानी उसकी कमी निकाल देता था, उसकी भरपाई कर देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व और होता है, जैसा कि जानते हैं, आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व कुछ और होता है। मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ जाया तो वह फिर उसको मनाने के लोहे लग गए थे। जब किसी बात पर बिगड़ जाते हैं तो फिर लोहे के चलने जमाना है, लोहे लग जाना है ना, बहुत कठिन हो जाता है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को मिलते ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और भी कुछ अलग अलग सामग्री मिलती थी, क्योंकि गांव में शादी होती, विवाह होता है, तो उस समय कुछ न कुछ उनको बदलू काका को वापस उसके जोड़े के बदले में बहुत सारा पैसा मिलता था। इस तरह से यहाँ तक अभी ये पूरा पाठ है, अभी आगे बाकी है, लेकिन आगे के गद्यांश से हम अगली बार पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने शब्दार्थ करना है, और इस पाठ को आगे अब नहीं पढ़ा हो तो एक बार उसको पाठ को पूरा पढ़ ले, आगे आपको अच्छा समझ में आएगा। धन्यवाद।